हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 8th एसएसटी इतिहास का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कंपनी की शोषणकारी नीतियां व उनका विरोध। हाँ जी, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत जो है वो 18वीं शताब्दी तक दुनिया में विशेष स्थान रखता था। यहाँ का उच्च कोटि का सूती वस्त्र व रेशमी कपड़ा जो था वो और इसके अलावा नील, शक्कर, मसाले, औषधियां और बहुमूल्य रत्न जो थे किसी भी राष्ट्र को लालायित यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी थे। हर विदेशी राष्ट्र व्यापार करके उस पर अपना आधिपत्य यानी कि अधिकार जमाने को व्याकुल था, आतुर था। इसी उद्देश्य हेतु हमारे देश में यूरोप से कई कंपनियां आई, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश एवं फ्रांसीसी। इन यूरोपीय देशों की कंपनियों के आगमन के दौरान भारत राजनीतिक दृष्टि से कमजोर तथा अनेक क्षेत्रीय राज्यों में विभक्त था यानी कि बटा हुआ था। मुगलों की केंद्रीय सत्ता का अस्तित्व एक औपचारिक मात्र था। इस संक्रमण काल के दौर में यूरोपियन कंपनियां भारत की अव्यवस्थित राजनीति में रुचि लेने लगी और उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई यानी कि मुकाबला। इस प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज विजयी रहे। उन्होंने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके भारत में व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में कंपनी के व्यापार से सोना चांदी भारत आया तथा भारत की समृद्धि में और वृद्धि होती चली गई, परंतु 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में विजय के बाद व्यापारिक कंपनी राजनीतिक सत्ता में परिवर्तित हो गई। इसके बाद कंपनी ने भारत में व्यापार, भू राजस्व व धन के निकास जैसी ऐसी शोषणकारी नीतियां अपनाई, जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला समृद्ध देश कुछ वर्षों में ही दयनीय तथा कंगाल देश बनता चला गया। अंग्रेजी राज का चरित्र। सुंदरलाल ने अपनी पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज में अंग्रेजी राज के कायम होने के तरीकों के बारे में एक यूरोपियन विद्वान का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि किसी भारतीय संत ने अपने देश के अंदर यूरोप निवासियों की तुलना दीमकों के साथ की है। आरंभ में दीमकों के कार्य या तो अंधेरे में या जमीन के नीचे से शुरू होते हैं या कम से कम दिखाई नहीं देती, किंतु इन दीमकों का लक्ष्य निश्चित होता है और वे चुपचाप और अज्ञात उस लक्ष्य को पूरा करने में लगी रहती है। वन के हरे भरे वृक्षों को भीतर ही भीतर खाकर उसके खोखले तनों में अपनी इमारतें खड़ी कर लेती है। उन इमारतों तक पास की और दूर की कड़ी मिट्टी की बामियों से आने जाने के लिए वे अनेक गुप्त रास्ते बना लेती है और ये दीम के हर चीज पर धावा बोलती है, हर चीज को खा जाती है, भीतर ही भीतर जड़ों को खोद डालती है, खोखला कर देती है और सब वीरान कर डालती है। ये तुलना की है अंग्रेजी साम्राज्य से दीमकों की, कि अंग्रेजों ने भी ऐसे ही किया था। कंपनी की शोषणकारी आर्थिक नीतियां। सबसे पहले है व्यापारिक नीतियां। प्राचीन काल से ही भारत की समृद्धि जो है विश्व भर में प्रसिद्ध थी और भारत के बने सामान की विश्व के हर कोने में मांग थी। जैसे कि शुरुआत में बताया गया है कि यहाँ के गरम मसाले, वस्त्र और मखमल यानी कि मलमल का जो कपड़ा होता है वो दुनिया में खूब बिकते थे। कंपनी ने भी प्रारंभ में भारतीय सामान को विदेशों में बेचकर खूब लाभ कमाया तथा भारत की समृद्धि को भी बढ़ाया। लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों में बदलाव आया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की धन संपदा का निरंतर निष्कासन हुआ, परंपरागत उद्योग धंधों का विनाश हुआ। कंपनी की शोषणकारी व्यापारिक नीतियों का अध्ययन निम्नानुसार किया जा सकता है। हम उनकी व्यापारिक अंग्रेजों की या कंपनी की व्यापारिक नीतियों का
अध्ययन करेंगे। ये चित्र है अंग्रेज अधिकारी मुगल बादशाह से आज्ञा पत्र प्राप्त करते हुए। तो सबसे पहले इनकी नीति थी 1757 ईस्वी तक कंपनी की व्यापारिक नीति। 1757 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत व पश्चिम देशों के बीच व्यापार पर नियंत्रण रखना था तथा व्यापार से अधिकाधिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना था। कंपनी भारत से सूती वस्त्रों, रेशमी कपड़ों, गरम मसालों, मलमल, कीमती पत्थरों, अफीम, जरी, गोटा आदि खरीदकर इंग्लैंड व अन्य यूरोपीय देशों में बेच देती थी और इसके बदले में भारत में सोना, चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं जो है वो वापस लाती थी। इस प्रकार भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा था जिससे भारत की समृद्धि में वृद्धि हुई। लेकिन 1757 से 1813 ईस्वी तक कंपनी की व्यापारिक नीति क्या थी? यहाँ तक 1757 ईस्वी तक व्यापार जो है संतुलन भारत के पक्ष में था, लेकिन 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी व्यापारिक सत्ता से राजनीतिक सत्ता में परिवर्तित हो गई, जिससे व्यापारिक नीति में भी बदलाव आने लगे। भारत में पुरानी अर्थव्यवस्था को तोड़ा मरोड़ा गया, सिंचाई व निर्माण कार्य नहीं किए गए और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया। दीवानी मतलब भूमि कर इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया, जिसको टैक्स बोलते हैं। भारत में अंग्रेजों ने अपनी भूमि व्यवस्था को लागू किया, लागू करके व्यक्तिगत संपत्ति माने जाने लगी। ये देखिए, भूमि, भारत में अंग्रेजों ने अपनी भूमि व्यवस्था को लागू किया और जो भूमि थी वो व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाने लगी तथा नई कर नीतियों के द्वारा भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों को नष्ट कर दिया। अब कंपनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करके भारतीय शिल्पकारों से मनचाहे दाम पर सामान खरीदना शुरू कर दिया और व्यापारिक एकाधिकार भी प्राप्त कर लिया। उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा से प्राप्त धन का प्रयोग भारतीय माल खरीदने के लिए शुरू कर दिया। इससे जहां एक और भारतीय दस्तकारों की स्थिति बिगड़ने लगी, वहीं भारतीय व्यापारियों को भी हानि उठानी पड़ी। भारत से धन का निकास भी शुरू हो गया। 1813 ईस्वी से 57 ईस्वी तक कंपनी की व्यापारिक नीति। इंग्लैंड सरकार ने अपनी व्यापारिक नीति के अंतर्गत भारतीय सामान के आयात पर भारी सीमा कर लगाकर भारतीय सामान की मांग को कम करने का प्रयास किया। अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी तथा सामान हाथ की अपेक्षा मशीनों से बनने लगा था, जो कि सस्ते के साथ साथ मात्रा में भी अधिक था। इंग्लैंड के उद्योगपतियों के दबाव में आकर वहां की सरकार ने 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके स्वतंत्र व्यापार नीति का अनुकरण करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार की छूट दे दी। अब अंग्रेज व्यापारियों ने भारत से कच्चा माल जैसे कपास, रेशम इत्यादि खरीदना शुरू कर दिया और इससे अपने कारखानों में रेशमी, सूती, ऊनी कपड़ा तैयार करके भारत में वापस बेचना शुरू कर दिया। यातायात व संचार के साधनों का विस्तार करके तैयार माल को भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचा दिया। भारत अब कच्चे माल का निर्यातक व तैयार माल का आयातक देश बनकर रह गया। यानी कि यहाँ से अंग्रेज अपनी इच्छा का दाम लगाकर कच्चा माल खरीदते थे और यहाँ से कच्चा माल अपने देश में ले जाकर वापस उसको कारखानों में तैयार माल करके भारत में ही वापस ऊंचे दामों पर बेच देते थे। भू राजस्व नीतियां। खेतीहर देशों में भूमि लोगों की आय का एक मुख्य स्रोत होती है। उस समय भारत भी एक कृषि प्रधान देश था और इसकी अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी तथा कृषि से ही उसका जीवन यापन होता था। कृषि का एक भाग किसान को राजस्व अथवा लगान के रूप में सरकार या राजा को देना होता था। यही भाग भू राजस्व, भूमि कर या लगान कहलाता था।
1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने मुगल सम्राट से कंपनी के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यानी कि इस भूमि कर को एकत्रित या इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके बाद अंग्रेजी प्रशासन ने भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त करना था। पहले किसान जो है वो कितना देता था, 1 भाग किसान को राजस्व के रूप में जमा कराना होता था, लेकिन यहाँ कंपनी का अधिकार जैसे ही उस पर हुआ तो उन्होंने उस कर की मात्रा जो है वो कई गुना बढ़ा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इस बात से अवगत थे कि भारत में कुल राजस्व का मुख्य भाग भू राजस्व है। कंपनी ने अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त करने की मुख्यतः 3 प्रणालियां, कौन कौन सी, एक स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त शुरू की। उस समय कंपनी की भारत में भूमि व्यवस्था के स्वरूप, कर निर्धारण, कर संग्रह में एक रूपता नहीं थी, जिसके कारण अंग्रेजों की भूमि व्यवस्था के स्वरूप को समझना मुश्किल लगता था। हॉल्ट मैकेंजी अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में कहते हैं कि वह जीवन भर भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करते रहे, परंतु उन्हें इसका जरा भी ज्ञान नहीं था। उनकी भू राजस्व प्रणालियां निम्नलिखित थी। सबसे पहली थी स्थायी बंदोबस्त और इसका संस्थापक था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 ईस्वी में इंग्लैंड का एक जमींदार था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो भारत में कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने कंपनी की आय निश्चित करने के लिए यानी कि उसको एक लिमिट तक बढ़ाने के लिए 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय बंदोबस्त करके जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया। 1793 ईस्वी में इस बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त घोषित कर दिया। यहाँ पे पिक्चर है, अंग्रेजों की लगान वसूल नीति को दर्शाया गया है इसमें, और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस व उत्तरी मद्रास के कुछ जिलों अथवा ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू किया गया। किसे, स्थायी बंदोबस्त नीति को। जमींदार को भूमि का स्वामी मान लिया गया। भूमि कर में 9/10 हिस्सा कंपनी का और 1/10 हिस्सा जमींदार का रखा गया। अब कितना अंतर हो गया, 10 में से 9, मान लीजिए 10 रुपए हैं तो उसमें 9 रुपए कंपनी को देने होते थे और मात्र 1 रुपया जो है वो जमींदार के पास बचता था। इस बंदोबस्त से कंपनी को खूब लाभ हुआ। एक तो उन्हें वफादार जमींदार वर्ग मिल गया और दूसरी ओर आय निश्चित हो गई तथा आय अधिक मात्रा में हुई। लेकिन भारतीय कृषि व काश्तकारों को घाटा झेलना पड़ा। इसके अंतर्गत कर की मात्रा बहुत अधिक थी। जमींदारों को एक निश्चित तारीख तक एक तयशुदा भू राजस्व जमा कराना होता था, जिसे सूर्यास्त का नियम कहा जाता था, और न दे पाने पर जमींदारी जो थी वो छीन ली जाती थी। इसके कारण गैर हाजिर जमींदार वर्ग उत्पन्न हुआ, जिससे कृषि की अवनति हुई तथा किसानों का अधिकाधिक शोषण हुआ। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि 1820 ईस्वी में सर थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में भूमि कर की जो व्यवस्था लागू की उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था को मद्रास के तुरंत बाद बंबई, असम, सिंध, कुर्ग, बरार, अंडमान निकोबार आदि ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भाग पर लागू किया गया। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था इसे इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इस व्यवस्था में समझौता जो था वो सीधा रैयतों यानी कि किसानों के साथ किया गया, न कि जमींदारों के साथ। जमींदारों को बीच में से निकाल दिया गया, सीधा किसानों से समझौता हुआ इसमें। और दक्षिण भारत में वैसे भी बड़ी बड़ी भूमियों वाले जमींदार नहीं थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व 40 से 55% तक की मात्रा निश्चित की गई। यह मात्रा स्थायी रूप से निश्चित नहीं थी। 20 से 30 वर्षों के पश्चात इसे पुनः निर्धारित किया जा सकता था। भूमि कर न दे सकने वाले किसानों की भूमि को नीलाम किया जा सकता था।
कंपनी के लिए कर लगाने वाले कर्मचारी किसानों का खूब शोषण करते थे। कर की मात्रा बहुत अधिक थी और सरकार की ओर से किसानों को यह स्वतंत्रता थी कि कर चुकाने के लिए वह अपनी जमीन दूसरे किसानों को खेती के लिए दे सकता था, उसे गिरवी रख सकता था या बेच भी सकता था। दक्षिण के कम उपजाऊ क्षेत्र वाले किसान इस कर को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके फलस्वरूप शीघ्र ही उनकी भूमि जो थी वो नीलाम होने लगी। किसान साहूकार व महाजनों के चंगुल में फंस गए। भयानक अकाल के कारण बड़ी संख्या में किसान भूख व मृत्यु का शिकार हो गए। ये देखते हैं अब रैयत किसान को कहा जाता है, इसलिए किसानों के साथ अंग्रेजों ने जो बंदोबस्त किया उसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। और तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था। इसमें भू राजस्व व्यवस्था की तीसरी महत्वपूर्ण भूमि कर व्यवस्था महालवाड़ी थी। यह व्यवस्था संयुक्त प्रांत के कुछ भाग, मध्य प्रांत तथा पंजाब में अर्थात ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भाग पर लागू की गई। महालवाड़ी व्यवस्था महाल अर्थात संपूर्ण गांव के साथ सामूहिक रूप से की जाती थी। इसे गांव के अनुसार व्यवस्था भी कहा जाता था। इस प्रणाली में कंपनी ने जमींदार भी निकाल दिए, किसान भी निकाल दिए। अब पूरे गांव से ही समझौता होता था। इस व्यवस्था में सारा गांव या उसके जो प्रतिनिधि थे उस महाल अथवा गांव के लिए निश्चित किए गए भूमि कर को अदा करने के लिए जिम्मेदार होते थे। गांव की ओर से मुखिया अथवा नंबरदार समझौते पर हस्ताक्षर करते थे। इस व्यवस्था के प्रारंभ में उपज का 2/3 भाग भूमि कर के रूप में निश्चित किया गया, यद्यपि बाद में इसे घटाकर 1/2 निर्धारित कर दिया गया था। भूमि कर का स्वामी संपूर्ण गांव को माना गया। कर की मात्रा अधिक थी, जिससे किसानों की स्थिति खराब हो गई और यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए निश्चित की गई थी तथा कुछ भागों में 20 वर्षों की अवधि निर्धारित हुई। तो नेक्स्ट ये मैप है कंपनी शासन के विभिन्न भू राजस्व प्रणालियों के अधीन क्षेत्र। तो हमारे इंडिया में ये सब दिया है। मुख्य शहर में डॉट, जैसे ये है दिल्ली, कलकत्ता। और महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, जो ये कलर है यहाँ सब महालवाड़ी व्यवस्था थी। और स्थायी बंदोबस्त ग्रीन जगह में, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाइट केसरिया जगह में, और तटरेखा सागर। चलो हमें ये तीन ही देखनी है। तीनों व्यवस्थाएं जो थी वो इन जगह पर स्टार्ट की गई थी। उसके बाद है हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने भारत के 19% भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त, 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त और 30% भूभाग पर महालवाड़ी बंदोबस्त को अपनाया था। ठीक है, अब है धन का निकास यानी कि धन का निकलना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत के धन का एक बड़ा भाग कहाँ जाता था, ब्रिटेन को जाता था। हम पहले उस टाइम में अंग्रेज किसको कहते थे, ब्रिटेन के लोगों को कहा जाता था। अब तो जिसको अंग्रेजी आती है हम उसको बोल देते हैं अंग्रेज, लेकिन उस समय में जब हम इनके गुलाम थे उस समय अंग्रेज किसको बोला जाता था, ब्रिटेन के लोगों को, जिसके ब्रिटेन को जाता था एक बहुत बड़ा हिस्सा धन का, और जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। इसी लूट को आर्थिक निकास अथवा धन का निकास कहा जाता था। आर्थिक निकास भारत में अंग्रेजी शासन की प्रमुख विशेषता रही है। अंग्रेजों से पहले भारत आए विदेशी स्थायी रूप से यहीं बस गए। ये है दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त, दोनों ही ने धन निकास की आलोचना की थी। उन्होंने भूमि कर व अन्य करों से प्राप्त धन को यहीं खर्च किया था। यानी कि अंग्रेज से पहले और भी बहुत सारे विदेशी आए थे यहाँ पर, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो सिर्फ व्यापार करना था या फिर यहाँ की अच्छाई को देखकर वो यहीं पर बस गए थे। यहाँ से जो धन प्राप्त करते थे वो यहीं पर खर्च कर देते थे। लेकिन कंपनी द्वारा स्थापित ब्रिटिश शासन का स्वरूप हमेशा विदेशी रहा था। भारत का 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक निरंतर आर्थिक शोषण
होता रहा। आर्थिक नीति के सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1876 ईस्वी में लिखी थी इन्होंने, की, तथा इसमें बुक में भारत की दरिद्रता यानी कि गरीबी का मुख्य कारण माना था। इस चीज को भारत से धन, वेतनों, युद्धों पर खर्चों, गृह प्रभार, सेना पर खर्चों के रूप में इंग्लैंड को लाभ पहुंचाता रहा भारत का धन, तथा भारत को इन सब खर्चों के बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके फलस्वरूप भारत में निरंतर दरिद्रता या गरीबी बढ़ती रही। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड जो है निरंतर समृद्ध व विकसित देश बन गया। धन निष्कासन के विषय पर अंग्रेज अधिकारी जॉन सुलिवन ने भी माना था कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में कार्य करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है तथा टेम्स के किनारों पर निचोड़ देती है। यानी कि भारत से अच्छी अच्छी चीजें सारी इकट्ठी करके ब्रिटेन में पहुंचा देते हैं। कंपनी की शोषणकारी नीतियों के प्रभाव क्या रहे? अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन आरंभ हुआ, जिसके कारण भारत में प्रत्येक वर्ग का शोषण हुआ। उनकी व्यापारिक एवं भू राजस्व नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना था, यानी कि उसका अधिक से अधिक लाभ उठाना था, जिससे इंग्लैंड का औद्योगिक विकास किया जा सके। और इन नीतियों के भारत व इंग्लैंड पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। कंपनी के शासन से पहले भारत के हस्तशिल्प उद्योग व कलाकृतियां विकसित अवस्था में थे तथा इन उद्योगों में तैयार माल जो है विश्व में खूब बिकता था। ढाका की मलमल कपड़ा होता है ये मलमल का, दुनिया में इसकी बहुत मांग थी, लेकिन कंपनी की शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने भारत में बने सामानों पर इंग्लैंड में भारी कर लगाया तथा अपने मुनाफे के लिए भारत में अपनी वस्तुओं के दाम कम कर दिए। भारतीय देशी राज्यों को अधिकार में करने के बाद अंग्रेजों ने आयात निर्यात, चुंगी तथा अन्य कर लगाकर भारतीय उद्योग तथा दस्तकारी का विनाश कर दिया। अतः भारत का शोषण भारतीय पूंजी द्वारा किया गया शोषण था, यानी कि भारत के पैसे से भारत का ही शोषण हो रहा था। अब है अनुद्योगिकीकरण। अनउद्योगिकीकरण कह सकते हैं इसको। 18वीं 19वीं सदी में विश्व के सभी प्रमुख देशों में कृषि व औद्योगिक क्रांतियां हुई तथा सभी देशों में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, लेकिन भारत की ब्रिटिश सरकार ने न तो भारतीय सामान को संरक्षण दिया और न ही भारतीय व्यापारियों को सुविधाएं दी। इसके अतिरिक्त भारत की जो परंपरागत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी उसको भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया। भारत इंग्लैंड के लिए आयातित देश बनकर रह गया। भारतीय बाजार धीरे धीरे विदेशी सामानों से भरपूर हो गए। यहाँ के उद्योग धंधे जो थे वो ठप हो गए। इस प्रकार सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत की बजाय ब्रिटेन के व्यापारियों व उद्योगपतियों को संरक्षण देना था, यानी कि उनका जो लाभ है वो बढ़ाना था, जिससे भारत का अनउद्योगीकरण हुआ। भारत की निर्धनता। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप भारत का अधिक से अधिक शोषण हुआ। भारत से धन का एक बड़ा भाग इंग्लैंड चला गया। इस भाग के बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इस आर्थिक दोहन अथवा धन के निकास से भारत निरंतर निर्धन होता चला गया। वर्तमान में भारत की दुर्दशा व गरीबी के पीछे औपनिवेशिक दोहन ही मुख्य कारण है। ये देखिए पिक्चर, भारत की गरीबी का चित्रण। इंग्लैंड का विकास। भारतीय धन के निकास से ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। भारत से कच्चे माल का इंग्लैंड को निर्यात व इंग्लैंड से तैयार माल के भारत में आयात से इंग्लैंड के उद्योगों को काफी लाभ मिला। भारत में कच्चे माल को सस्ती दर से खरीदकर भारी मुनाफा कमाया जाने लगा और भारत के कपड़ा, बर्तन, लोहा व कांच उद्योग को बर्बाद कर उसमें लगे शिल्पियों को उजाड़ दिया गया, यानी कि जो कारीगर थे उनको। भारतीय व्यापार को हानि।
कंपनी के शासन से पहले भारत का व्यापार विकसित अवस्था में था तथा इस व्यापार पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। कंपनी के शासन की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार व व्यापारियों पर विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगा दिए, यानी कि रोक लगा दी तथा अंग्रेजी व्यापारियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया। इससे भारतीय व्यापारियों को आर्थिक हानि होने लगी और वे बर्बाद हो गए। इसके साथ साथ भारतीय व्यापार को भी हानि होने लगी तथा व्यापार संतुलन जो पहले भारत के पक्ष में था वह भी बिगड़ गया। नेक्स्ट है कृषि का पिछड़ापन। कंपनी ने भारत में शोषणकारी भू राजस्व नीति अपनाई जिससे कृषि के उत्पादन में गिरावट आई। जमींदार अधिकतर शहरों में निवास करते थे, उनकी कृषि सुधार में कोई रुचि नहीं थी। किसान कृषि उत्पादन बढ़ाने में इसलिए रुचि नहीं लेते थे क्योंकि उनको पता था कि उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा कंपनी व जमींदार के पास चला जाएगा। इसलिए कृषि में गतिहीनता व पिछड़ापन आ गया। किसानों की दरिद्रता। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों से किसानों की स्थिति बिगड़ने लगी। भू राजस्व की मात्रा इतनी अधिक थी कि किसान साहूकारों व महाजनों के चंगुल में फंस गए। किसान ऋणग्रस्तता के शिकार हुए। दूसरी ओर अकाल व बाढ़ के समय कंपनी कठोरता से कर वसूल करती थी, यानी कि फसल हो या ना हो कंपनी को तो हर हाल में कर चाहिए, जिससे किसानों की स्थिति जो थी वो और भी दयनीय होती चली गई। अधिकतर किसानों ने अपनी भूमि बेच दी व खेती हर मजदूर बन गए। ये किसानों के शोषण को दर्शाता एक चित्र है। औपनिवेशिक जरूरतों के लिए रेलों व सड़कों का विकास। कंपनी ने अपनी सुविधा एवं लाभ के लिए भारत में यातायात के आधुनिक साधनों जैसे रेलों व सड़कों का विकास किया। और रेलों व सड़कों का विकास अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशिक आर्थिक प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया। दिल्ली से कलकत्ता तक के शेरशाह सूरी मार्ग को पक्का करवाया गया। इसका नाम ग्रांड ट्रंक रोड रखा गया। कई प्रमुख नगरों को सड़कों से जोड़ा गया। नगरों को बंदरगाह से भी सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा गया तथा सार्वजनिक कार्य विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई। पीडब्ल्यूडी का पूरा नाम क्या है? सार्वजनिक कार्य विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसी तरह रेलों का विकास इसलिए किया गया ताकि भारत के आंतरिक भागों से कच्चा माल आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके, फिर तैयार माल इन बंदरगाहों से पुनः भारत के आंतरिक हिस्सों तक पहुंचाया जा सके। हाँ जी, ये देखिए, भारत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई रेल व्यवस्था का उद्देश्य भारत के आंतरिक भाग से बहुमूल्य वस्तुओं को समुद्री तट पर ले जाकर लंदन ले जाना था। तो रेल व्यवस्था किसने शुरू की थी भारत में? लॉर्ड डलहौजी ने। कंपनी की शोषणकारी नीतियों का प्रतिरोध। 1757 से 1857 ईस्वी के बीच कंपनी की शोषणकारी नीतियों ने भारतीय किसानों, हस्तशिल्पियों एवं व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। यहाँ के परंपरागत आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया। इसी कारण से इन सभी वर्गों ने कंपनी शासन का विरोध करना शुरू कर दिया और 1757 से 1857 ईस्वी तक शायद ही ऐसा कोई वर्ष गया होगा जिसमें कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह या बगावत न हुई हो। 1857 ईस्वी में भारतीय जनमानस के सभी वर्गों ने मिलकर अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध एक ऐसा विस्तृत स्वतंत्रता संघर्ष छेड़ा जिसने अंग्रेजी शासन की चूल्हे हिला दी, यानी कि जड़ें हिला दी। कंपनी की शोषणकारी नीतियों के प्रतिरोध का अध्ययन हम नीचे करेंगे। सबसे पहले किसानों का विद्रोह। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आय में वृद्धि के लिए मालगुजारी संबंधी सुधारों ने भारत के ग्रामीण समाज को बुनियादी तौर पर प्रभावित किया और परिवर्तित किया। इस कर की उगाही के लिए किसानों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए, जिससे भारत के अलग अलग हिस्से के किसानों ने विद्रोह कर दिए। बंगाल में सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह है, उड़ीसा में गंजम विद्रोह है, हरियाणा में जाटों का विद्रोह, गुजरात का कोली विद्रोह है, महाराष्ट्र का रामोसी विद्रोह, मैसूर व गारो के पागलपंथी विद्रोह आदि किसान विद्रोह थे। इन सभी विद्रोहों का
कारण कंपनी की अत्याचारपूर्ण शोषणकारी नीतियां थी। इन विद्रोहों को दबाने में कंपनी को एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा। अपने आधुनिक संसाधनों से अंग्रेज इन विद्रोहों को दबाने में तो सफल रहे, लेकिन किसानों व कारीगरों के मन में ज्वाला सुलग रही थी जो कभी भी भड़क सकती थी। अब है वनवासियों एवं जनजातियों का विद्रोह। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से वनवासियों में भी असंतोष पनपने लगा। अंग्रेज अधिकारी व कंपनी के वफादार जमींदार वनवासी व जनजातीय लोगों का निरंतर शोषण करते थे तथा उनके जंगलों का दोहन करने लगे थे। कंपनी की भू राजस्व नीतियों से भी आदिवासी असंतुष्ट थे। रही सही कसर कंपनी के कर्मचारियों व स्थानीय जमींदारों के अत्याचारों ने पूरी कर दी। वनवासी इतने परेशान हो गए कि उनके पास हथियार उठाने के अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं बचा। भारत के विभिन्न भागों में अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध होने लगा, यानी कि विरोध होने लगा, और 1788 से 90 ईस्वी के बीच बंगाल में वनवासियों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। इसी तरह से कोल, खासी, भील इत्यादि ने आधुनिक हथियारों से सुसज्जित अंग्रेजी सेना के विरुद्ध अपने परंपरागत हथियारों से विद्रोह कर दिया। सबसे भयंकर विद्रोह 1855-56 ईस्वी में छोटा नागपुर के संथालों ने सिद्धू व कान्हों के नेतृत्व में किया। यह विद्रोह इतना भयंकर था कि अंग्रेजों को इसे दबाने में 8 महीने का समय लगा। वनवासियों ने विद्रोह उनकी स्वतंत्रता में अंग्रेजी कंपनी के हस्तक्षेप एवं कंपनी की शोषणकारी नीतियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। यद्यपि अंग्रेजों ने इनका कठोरता से दमन कर दिया, लेकिन स्वतंत्रता की ज्वाला जो है वो इनके भीतर दहकती रही। शिल्पकारों एवं कारीगरों का प्रतिरोध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता प्राप्ति के बाद शोषणकारी व्यापारिक नीतियां अपनाई। प्रारंभ में भारतीय शिल्पकारों एवं कारीगरों से मन चाहे मूल्य पर सामान खरीदा, जिससे कारीगरों को आर्थिक हानि झेलनी पड़ी। औद्योगिक क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में इस तरह के नियम बनाए जिससे भारतीय उद्योगों का ह्रास यानी कि नुकसान किया जा सके तथा इंग्लैंड में तैयार माल की खपत हो सके। 1769 ईस्वी में कंपनी ने बंगाल में कच्चे रेशम की पैदावार को बढ़ावा दिया, परंतु सिल्क से तैयार माल पर प्रतिबंध रोक लगा दी। इसी प्रकार तटकर नीति, आंतरिक चुंगी व्यवस्था को तैयार करते समय ब्रिटिश हितों को प्रमुखता दी गई। अतः कंपनी के विभेदकारी कानूनों से भारतीय हस्तकलाएं नष्ट हो गई और इनका स्थान ब्रिटिश सामग्री ने ले लिया। अब उनके अंदर असंतोष पनपने लगा तथा उन्होंने विभिन्न विद्रोहों में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया। 1770 से 1805 ईस्वी के बीच बुनकरों, रेशम के कारीगरों व नमक के कारीगरों ने अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध संघर्ष किया और इस संघर्ष को कई बार अन्य वर्गों का भी सहयोग मिला। अब है जमींदारों एवं राजाओं के प्रतिरोध। कंपनी की शोषणकारी नीतियों से केवल किसान, आदिवासी व कारीगर ही असंतुष्ट नहीं थे, अपितु अंग्रेजों की भू राजस्व एवं व्यापारिक नीतियों से जमींदार एवं देसी राजा भी उतने ही अप्रसन्न थे। अंग्रेजों ने भारत का अधिक से अधिक दोहन करने के उद्देश्य से ही यहाँ की सत्ता पर नियंत्रण किया। कंपनी ने भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता छीन ली। उन्होंने दीवानी का अधिकार प्राप्त करके राजाओं के आर्थिक प्रबंधन पर नियंत्रण कर लिया, जिससे देसी राजाओं में बेचैनी बढ़ने लगी। वहीं दूसरी ओर भू राजस्व नीतियों से नए नए जमींदारों को भूमि के ठेके दिए, जिससे पुराने जमींदार नाराज हो गए। इन जमींदारों ने कंपनी के विरुद्ध किसानों व कारीगरों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल बजा दिया। मेदिनीपुर 1766 से 67 ईस्वी, धूल भूमि 1766 से 67 ईस्वी में, विशाखापट्टनम में 1794 ईस्वी में, पय्यसी राजा ने 1796 से 1805 ईस्वी, वजीर अली 1799 ईस्वी, गंजम का संघर्ष 1800 से 1805 ईस्वी, चेरों का संघर्ष हुआ 1800 ईस्वी और बगड़ी का नायक विद्रोह 1806 से 1816 ईस्वी,
बुंदेलखंड व बघेलखंड का विद्रोह 1808 से 12 ईस्वी, हाथरस की चुनौती 1817 ईस्वी आदि थे। ये सभी जो थे विद्रोह इसी तरह के विद्रोह एवं संघर्ष थे जिनमें जमींदारों एवं राजाओं ने अपनी रियासतों एवं जागीरों के शोषण के बारे में आवाज उठाई थी। अब है 1857 ईस्वी का महान स्वतंत्रता संग्राम। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के परिणाम स्वरूप बंगाल में अंग्रेजी कंपनी ने ब्रिटिश राज्य की नींव रखी। कब? 1757 ईस्वी में। 1757 से 1856 ईस्वी के इन 100 वर्षों के दौरान कंपनी ने संपूर्ण भारत से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सत्ता व सर्वोच्चता स्थापित कर ली। इस समय के दौरान जैसे तैसे कंपनी का राज्य विस्तार होता गया, वैसे वैसे देश के प्रत्येक वर्गों, शासकों, सामंतों, कारीगरों, किसानों व शिल्पकारों में असंतोष की भावनाएं बढ़ती गई। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो था वो राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत था। संग्राम का परम लक्ष्य क्या था कि भारत को अंग्रेजी राज से मुक्त कराना तथा उसे स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित करना था। भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक एवं राजनीतिक नीति अपनाई वह ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जिसके कारण भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग जो है वो नष्ट हो गए थे। अंग्रेजों के द्वारा प्रचलित तीनों भू-राज व्यवस्थाएं भारत की परंपरागत प्रथाओं के अनुकूल नहीं थी, जिससे कृषि व किसानों की दशा दिन प्रतिदिन गिरती गई। अंग्रेजों ने विभिन्न माध्यमों से भारतीय धन का निष्कासन किया, जिसके कारण भारत में गरीबी बढ़ती गई। अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के विरुद्ध हर वर्ग यानी कि आदिवासी, किसान, शिल्पकार, जमींदार और शासक इन सभी में असंतोष भरा हुआ था। अब ये मेन बातें हैं पाठ के सार के रूप में कि भारत को सोने की चिड़िया, यहाँ की धन संपदा, समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता के कारण कहा जाता था। भारत में समुद्री मार्ग से पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन व्यक्ति वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध व 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध लड़े गए थे। लॉर्ड डलहौजी की विलियन की नीति ने अंग्रेजों का भारत में राजनीतिक विस्तार किया। 1765 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक अंग्रेजों ने भारत का निरंतर आर्थिक राजनीतिक विस्तार किया। भारत में 18वीं शताब्दी को पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। भारत में लागू की गई भूमि बंदोबस्त भारतीयों के लिए नरक का द्वार बनी। भारत में भारतीय संसाधनों से ही भारतीयों का शोषण करके असहाय बना दिया गया था। अतः अंग्रेजों ने जहां देश को आर्थिक रूप से पिछड़ा व बर्बाद कर दिया, वहीं उन्होंने स्वयं राजनीतिक शक्तियां भी प्राप्त की। अंग्रेजों की जो नीति होती थी वह पूर्ण रूप से अंग्रेजों के लाभ के लिए ही होती थी। आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र को इस प्रकार निचोड़ दिया गया जैसे हार्ड मांस का पिंजर हो, अर्थात देश को प्रत्येक दृष्टि से खोखला कर दिया गया। निरंतर शोषण के कारण भारतीयों ने विरोध करना शुरू किया और यही विरोध धीरे धीरे जन आक्रोश बन गया। अब ये है, आओ याद करें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त किया था। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया और थॉमस मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इंग्लैंड सरकार ने 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके स्वतंत्र व्यापार करने की नीति को प्रचारित किया था। भारत में पहली रेल जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई। 1855-56 ईस्वी में छोटा नागपुर के संथालों ने सिद्धू
कान्हो के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध भयंकर संघर्ष किया। अब है हमारा रिक्त स्थान भरें। तो अंग्रेजों ने भारत में भू राजस्व नीति अपनाई थी। कौन कौन सी अपनाई थी? स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ठीक है। धन निकास के व्यापार और भू राजस्व साधन थे। कौन कौन से? व्यापार और भू राजस्व, यानी कि भूमि से जो कर मिलता था। भारत में अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के कारण बार बार क्या आए? अकाल आए। शोषणकारी नीति के कारण 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट है मिलान करें। रैयत क्या थे? किससे संबंधित है ये? रैयतवाड़ी व्यवस्था से, क्योंकि रैयत का मतलब किसानों से संबंधित व्यवस्था थी, तो ये रैयत का अर्थ है किसान और रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। धन निकास, तो इस पे लिखा था दादा भाई नौरोजी ने, पुस्तक लिखी थी इस पे। औद्योगिक क्रांति ये इंग्लैंड में आई थी और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अब है आइए विचार करें और भारत में कंपनी राज में प्रचलित विभिन्न भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में बताइए। ये और छोटे क्वेश्चन हम अभी आगे करेंगे विस्तार से। ये लो भाई, ये विचार करें। भारत में कंपनी राज में प्रचलित विभिन्न भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में बताइए। फर्स्ट क्या है? स्थायी बंदोबस्त। इस बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था। इस बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा उत्तरी मद्रास के लगभग 19% हिस्से पर लागू किया गया। भूमि कर में कंपनी का हिस्सा 9/10 और जमींदार के लिए केवल 1/10 हिस्सा निश्चित किया गया। एक निश्चित तिथि तक तय किए गए भू राजस्व को जमा करवाना होता था। यदि भू राजस्व जमा नहीं होता तो जमींदारी छीन ली जाती थी। सेकंड व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था 1820 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो ने लागू की थी और इस व्यवस्था में समझौता जमींदारों के साथ न करके सीधा रैयत यानी कि किसानों के साथ समझौता किया था। और इस व्यवस्था को कहाँ लागू किया था? बंबई, असम, सिंध, सरग, बरार और अंडमान निकोबार आदि ब्रिटिश भारत के लगभग 51% हिस्से पर। इसमें भू राजस्व 40 से 55% तक की मात्रा निर्धारित की गई थी। कर की मात्रा अधिक होने के कारण कर न चुकाने की स्थिति में किसान की भूमि नीलाम होने लगी और भयानक अकाल के कारण बहुत अधिक मात्रा में किसान जो है वो भूखमरी अथवा मृत्यु के शिकार हुए। तीसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था संयुक्त प्रांत के कुछ भागों, मध्य प्रांत तथा पंजाब में आरंभ की गई। इस व्यवस्था के अनुसार कंपनी जमींदार या किसान से समझौता न करके सामूहिक रूप से पूरे गांव से समझौता करती थी कंपनी। और इस व्यवस्था में पूरा गांव या जो उसके प्रतिनिधि होते थे वो गांव के लिए तय किए गए भूमि करों को देने के लिए जिम्मेदार होते थे। प्रारंभ में उपज का 2/3 भाग निश्चित किया गया था, लेकिन जिसे घटाकर बाद में 1/2 निर्धारित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धन निकास के साधनों को जाने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों के कारण ही भारत के धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन में जाता था, यानी कि भारत से निकलकर निकास धन जो था वो निकल जाता था। कहाँ जाता था? ब्रिटेन में। परिणाम स्वरूप भारत को इसके बदले कुछ भी हासिल नहीं होता था, जिससे भारत आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा था। इस नीति को ही धन निकास का कहा जाता था। भारत से धन कंपनी के कर्मचारियों के वेतन, युद्ध पर खर्च, सेना पर खर्च, गृह प्रभार आदि के रूप में इंग्लैंड को पहुंच रहा था, लेकिन भारत को इसके बदले भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। इस प्रकार इंग्लैंड समृद्ध देश बनता जा रहा था, जबकि भारत लगातार या निरंतर गरीब देश बनता जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी राज्य में अकाल के कारण क्या थे?
कंपनी ने भारत में शोषणकारी भूमि कर अर्थात भू राजस्व की नीतियां अपनाई, जिसके कारण किसान कर चुकाने में असमर्थ होते थे, यानी कि वो कर नहीं चुका पाते थे। जो किसान कर्ज नहीं चुका पाते थे वे साहूकार के चंगुल में फंसकर अपनी जमीन गिरवी रखते या बेच देते थे। कृषि उत्पादन में निरंतर गिरावट आ रही थी। जमींदार शहरों में रहते थे, उन्हें कृषि के सुधार की कोई इच्छा नहीं थी। अधिकांश किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहते थे। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई सुधार या व्यवस्था नहीं थी, जिसका परिणाम संकट के रूप में सामने आया और बार बार अकाल पड़ने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शिल्पकारों एवं कारीगरों के अंग्रेजों से प्रतिरोध के मुख्य कारण क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से पहले भारत के हस्तशिल्प उद्योग और कलाकृतियां जो थी वो विख्यात थी। यहाँ पर तैयार माल विश्व में इसकी खूब मांग थी, लेकिन अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों ने भारत के हस्तशिल्प उद्योग को पतन के रास्ते पर धकेल दिया। अंग्रेज भारत में बने सामान पर अधिक कर लगाते थे तथा अपने लाभ के लिए भारत में अपनी वस्तुओं की कीमत कम कर देते थे। अंग्रेज भारतीय शिल्पकार एवं कारीगरों से अपनी मनचाही कीमत पर सामान खरीदते थे, जिसके कारण कारीगरों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता था। और कंपनी ने 1769 ईस्वी में बंगाल में कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ रेशम के तैयार माल पर रोक लगा दी, यानी कि कच्चा रेशम तो बनाया जाएगा लेकिन उससे कोई सामान नहीं बनेगा। और इससे कारीगर व शिल्पकारों के मन में असंतोष पैदा हुआ, ताकि कंपनी का क्या इरादा था कि कच्चे रेशम को अपने देश पहुंचाया जा सके और वहां से सारा तैयार माल करके ऊंचे दामों पर बेचा जा सके, जिसके कारण बुनकरों व कारीगरों ने 1770 से 1805 ईस्वी के बीच अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, यानी कि युद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। इंग्लैंड का एक जमींदार था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर 1786 ईस्वी में भारत आया। कंपनी के आय को निर्धारित करने के लिए 1790 ईस्वी में इसने 10 वर्षीय बंदोबस्त करके जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया और 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के गुण क्या थे कि भू राजस्व की मात्रा निश्चित कर दी, लेकिन कंपनी की आय को और निश्चित किया गया और इस व्यवस्था में जमींदार भूमि के स्वामी थे, यानी कि भू राजस्व भी निश्चित था, कंपनी की आय भी निश्चित थी और जमींदार जो थे वो भूमि के स्वामी थे। लेकिन इसके दोष क्या थे? भू राजस्व जो निश्चित तो था लेकिन अधिक था, किसानों को अपनी जमीन साहूकार के पास गिरवी रखनी पड़ती थी और जमींदार निश्चित समय तक कर नहीं चुकाता तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, तो इससे वो जमीन बेचकर राजस्व को उसको चुकाना पड़ता था। अकाल होने की स्थिति में या फसल खराब होने की स्थिति में भी किसानों से निर्दयता से कर वसूला जाता था। नेक्स्ट है अब हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, भारत को अपनी धन संपदा, आत्मनिर्भरता तथा समृद्धि के कारण क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। भारत में पुनर्जागरण का काल किस शताब्दी को कहा जाता है? 18वीं शताब्दी को। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? सर थॉमस मुनरो ने। और ये व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत शब्द का क्या अर्थ है? किसान, और इसीलिए इस व्यवस्था का नाम भी रैयतवाड़ी व्यवस्था रखा गया है, किसानों के लिए व्यवस्था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आर्थिक नीति के सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने और ये पुस्तक अंग्रेजों ने बैन कर दी थी, इसको पब्लिक के सामने नहीं लाया गया था। राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने 1876 ईस्वी में।
इस पुस्तक को लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में पहली रेल जो है वो किसके समय में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। इन्होंने रेल और सड़कों का निर्माण किया था ताकि कच्चे माल को ये आसानी से अपने देशों में पहुंचा सके, बंदरगाहों तक ले जाया जा सके। भारत में पहली रेल कहां से कहां के बीच चलाई गई? मुंबई से ठाणे के बीच, और ये 35 किलोमीटर की दूरी थी और 3:35 पर ही चली थी। भारत में चार्टर एक्ट कब लागू किया गया? 1813 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। महाराष्ट्र में किसानों द्वारा किए गए विद्रोह का क्या नाम था? रामोसी विद्रोह। काफी सारे विद्रोह किए थे वैसे किसानों ने। भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक कौन है? सुंदरलाल। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर ब्रिटिश ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? 51%। और लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी किससे? मुगल सम्राट शाह आलम से 1765 ईस्वी में। 1788 से 90 ईस्वी के बीच बंगाल में किसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया? वनवासियों ने। कंपनी को 1765 ईस्वी में कहाँ की दीवानी प्राप्त हो गई थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। किस लड़ाई के बाद कंपनी की व्यापारिक सत्ता का राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन हो गया? यहीं पे सारी गड़बड़ी हुई थी। प्लासी की लड़ाई के बाद जो कंपनी थी, अंग्रेज जिसे हम कहते हैं, वो व्यापार के लिए आए थे, लेकिन प्लासी की लड़ाई के बाद वो व्यापारिक सत्ता जो है वो राजनीतिक सत्ता में बदल गई थी। स्थायी बंदोबस्त में भूमि कर में कंपनी का हिस्सा कितना होता था? 9/10। और जमींदार का हिस्सा स्थायी बंदोबस्त में 1/10%। और सिद्धू व कान्हों का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? संथालों ने। तटकर नीति और आंतरिक चुंगी व्यवस्था को तैयार करते समय किसके हितों को प्रमुखता दी गई थी? ब्रिटिश के हितों को। नमक के कारीगरों ने अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध संघर्ष कब किया? 1770 से 1805 ईस्वी के बीच। अंग्रेजों के विरुद्ध 1766 से 67 ईस्वी में कहाँ विद्रोह हुआ? मेदिनीपुर व धूलभूमि में। 1794 ईस्वी में कहाँ विद्रोह हुआ था? विशाखापट्टनम में। पयस्सी राजा ने अंग्रेजों के से विद्रोह कब किया? 1796 से 1805 ईस्वी में। वजीर अली का अंग्रेजों से संघर्ष कब हुआ? 1799 ईस्वी में। और चेरों का और गंजम का अंग्रेजों से संघर्ष कब हुआ? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है बागड़ी, नहीं है ये, बगड़ी का नायक विद्रोह, एक ही आएगा ये। बगड़ी का नायक विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कब हुआ? 1806 से 1816 ईस्वी में। बुंदेलखंड तथा बघेलखंड का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कब हुआ? 1808 से 1812 ईस्वी में। अंग्रेजों को हाथरस की चुनौती का सामना कब करना पड़ा? 1817 ईस्वी में। छोटा नागपुर के संथालों ने सिद्धू और कान्हों के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध भयंकर युद्ध कब किया था? 1855 से 56 ईस्वी में। भारत में लागू की गई भूमि बंदोबस्त भारतीयों के लिए किसका द्वार बनी? नरक का द्वार। भारतीय धन के कारण औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। 1857 ईस्वी का संग्राम किसकी भावनाओं से ओतप्रोत था? राष्ट्रवाद की भावनाओं से। 1857 ईस्वी के संग्राम का परम लक्ष्य क्या था? भारत को अंग्रेजी राज्य से मुक्त कराना। भारत के किस मलमल की दुनिया में बहुत मांग थी? मलमल कपड़ा है ये। भारत के किस मलमल की? तो ये था ढाका की मलमल। ढाका का कपड़ा जो था मलमल का, उसकी पूरी दुनिया में बहुत मांग थी।